नमस्कार। मैं अपने सभी साहित्यकार मित्रों को इस बार क्षितिज द्वारा निर्धारित विमर्श के विषय में स्वागत करता हूं, उन्हें आमंत्रित करता हूं और अपने साथ जोड़ने का प्रयास करता हूं। मित्रों, इस बार क्षितिज ने एक ऐसे विषय को विमर्श का केंद्र बिंदु बनाया है जिसका नाम सुनते ही लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, आंखें मीच लेते हैं, मन में एक प्रकार की वितृष्णा का अनुभव करने लगते हैं। आप भी जब सुनेंगे तो एक क्षण के लिए चौंकेंगे कि आखिर क्षितिज ने ऐसे गर्हित विषय को अपना विमर्श का विषय क्यों बनाया। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इस बार का विषय है वेश्या और वेश्याओं का जीवन। स्वाभाविक है, यह शब्द मानव समाज में वर्जित और प्रतिबंधित भी है, लेकिन एक प्रकार से कहें कि यह मानव समाज के लिए अनिवार्य और अपरिहार्य भी है। यह एक ऐसा प्रदूषण है, एक ऐसी बुराई है, एक ऐसी कालिमा है जिसको सुनकर तो सब भीतर ही भीतर कतराते हैं, लेकिन इसके बगैर उनका काम भी नहीं चल पाता। आज हम विचार करना चाहेंगे कि समाज का यह अंग जो पैदा तो हमारे ही बीच होता है, लेकिन धीरे धीरे यह आम जन से दूर कैसे चला जाता है। वेश्या शब्द सुनते ही, या कहें कि उसका जो दूसरा पर्यायवाची है जिसको समाज रंडी शब्द से संबोधित करता है, तो वेश्या और रंडी शब्द एक प्रकार से नारी जाति के प्रति एक गंभीर गाली है, जो उच्चरित भी होता है बार बार और लोग गालियां भी देते हैं। लेकिन वेश्याएं क्या आकाश से टपकती हैं? क्या वे सृष्टि के किसी दूसरे छोर से यहाँ आती हैं? निश्चित रूप से नहीं। यानी वे सब इसी समाज में पैदा हुई हैं। एक ही माँ के गर्भ से संतानें पैदा हो रही हैं, लड़के और लड़कियां पैदा हो रहे हैं, और उन्हीं लड़कियों के बीच से कुछ परिस्थिति विशेष के वशीभूत होकर एक वर्ग खड़ा होता है जो वेश्या के नाम से जाना जाता है। मैं कहूँगा कि वेश्याओं का जीवन बंद गलियों का एक अंधेरा सफ़र है। जिस गली में घुसने का रास्ता तो है, लेकिन वहाँ से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। या कहें कि यह एक ऐसी दलदल है जिसमें एक बार प्रवेश कर जाने के बाद या एक बार गिर जाने के बाद कोई चाह कर भी वहाँ से निकल नहीं पाता है। कहें कि मानव जीवन में यौन भाव जो सर्वाधिक सशक्त और महत्वपूर्ण भाव है, वह भाव या वह आचार, वह व्यवहार वेश्याओं के जीवन से भी जुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई पारिवारिक प्रतिबंध नहीं होता, कोई विधान नहीं होता। तो आज हम उसी पर चर्चा करने चले हैं कि वेश्याएं क्या हैं। विद्वानों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने हर जगह इस बात पर चिंतन करते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि नगद भुगतान के बदले यौन संबंध करने वाला व्यापार जो है वह वेश्यावृत्ति कहलाता है, तथा इस वृत्ति को अपनाने वाली स्त्री वेश्या कहलाती है। इस वेश्या शब्द के लिए भारतीय साहित्य में और भी कई शब्द प्रचलित हैं। गणिका
वार वनिता, वार वधु, रूपा जीवा, पन्न स्त्री, तवायफ, लोकांगना, नर्तकी, रंडी आदि शब्द इस वेश्या के लिए ही प्रचलित है। और भारतीय साहित्य और फिल्म जगत में इस पर पर्याप्त लेखन भी हुआ है, पर्याप्त चित्रण हुआ है। वेश्याओं के जीवन को विविध रूपों में देखने और समझने का प्रयास किया गया है। हिंदी के उपन्यासों में भी इस पर पर्याप्त विचार हुआ है। और कहें कि मधु कांकरिया का उपन्यास सलाम आखिरी, अलका सरावी का शेष कादम्बरी, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का मुर्दाघर, रमन का कस्बिन, अमृतलाल नागर का ये कोठेवालियाँ, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का चरित्रहीन और देवदास, भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा, मोहनदास नैमिषारण्य का आज बाजार बंद है, शैलेश मटियानी का कबूतर खाना, सुरेंद्र वर्मा का दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता और मनोहर श्याम जोशी का कुरु कुरु स्वाहा ऐसे ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं जिनमें वेश्या के जीवन का विविध रूप में, विविध संदर्भों में और उनके उत्थान पतन की बहुत सारी कहानियों का उसमें उल्लेख हुआ है, प्रसंगों का जिक्र हुआ है। उसी प्रकार भारतीय फिल्म जगत ने भी इस पर पर्याप्त काम किया है। पुरानी फिल्मों की बात हम करें तो प्यासा, चमेली, मंडी, बेगम जान, लागा चुनरी में दाग, दस्तक, अमर प्रेम, उमराव जान, पाकीजा, देवदास और वर्तमान काल में वीरे द वेडिंग, लिपस्टिक अंडर माई बुरका, अनारकली ऑफ आरा, पिंक, पार्च्ड, मसान, द डर्टी पिक्चर, देव डी इत्यादि ऐसे ही नाम हैं या ऐसी ही फिल्मों के नाम हैं जिनमें इनके जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। हम साहिर लुधियानवी की दो पंक्तियों को उद्धृत करना चाहेंगे जो उन्होंने 1958 में साधना फिल्म के लिए लिखी थी। वे पंक्तियां हैं, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब भी चाहा मसला कुचला, जब भी चाहा दुत्कार दिया। तो इस प्रकार से भारतीय या हिंदी साहित्य में और फिल्मों में भी इस जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। अब विमर्श इस बात की आवश्यकता महसूस करता है कि ये वेश्याएं आती कहाँ से। दरअसल अपने शरीर और यौन संबंधों का व्यापार करने वाली जो स्त्रियां हैं इसी समाज से आती हैं और इसी समाज की उपज भी हैं। अगर इनके अस्तित्व में आने के कारणों का हम विवेचन करें तो उसमें मुख्य रूप से 3 कारण आते हैं। एक सामाजिक, सर्वप्रथम आर्थिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा मनोवैज्ञानिक। आर्थिक कारण यानी आर्थिक तंगी के कारण बहुतेरी कम उम्र की लड़कियां झांसे में आ जाती हैं, प्रलोभन में आ जाती हैं और कुछ ऐसे पुरुष और स्त्री वर्ग होते हैं जो उन्हें जीविका दिलाने, अच्छी नौकरी दिलाने के लालच में फंसाते हैं और फिर उन्हें दिग्भ्रमित कर देह बाजार तक पहुंचा देते हैं, देह की मंडी तक पहुंचा देते हैं। और कहा जाए कि अधिकांश जो प्रतिशत है
जिसमें 12 से 14 साल की लड़कियां होती हैं, उन्हें इस धंधे में धकेल दिया जाता है। तो कहें कि एक बड़ा प्रतिशत यानी 77-78% जो वेश्याएं होती हैं वे कम उम्र में ऐसे ही दलालों, ऐसे ही शुभचिंतकों या ऐसे ही रोजगार दिलाने वालों के झांसे में आकर गलत स्थान तक पहुंचा दी जाती हैं। वहाँ उनकी खरीद फरोख्त होती है, उन्हें बाजार भाव या कहें कि कौड़ी के भाव में बेच दिया जाता है और फिर खरीदने वाला जो कोठे का संचालक होता है, मालिक होता है, वह उससे यौन व्यापार कराता है, उससे पर्याप्त मुनाफा कमाता है और उसकी ज़िंदगी को नरक बनाकर छोड़ देता है। तो एक तो आर्थिक कारण है, यानी पेट की आग बुझाने के लिए समाज की वे स्त्रियां या वे बालिकाएं वेश्या बाजार तक पहुंच जाती हैं। दूसरा कारण सामाजिक कारण है। समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके चेहरे पर मुखौटा पड़ा होता है, बाहर से वे नज़दीकी संबंधी होते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे उस बालिका के यौन के प्रति आकर्षित होते हैं, यौन अपराधी बनते हैं और फिर उसके साथ एक ऐसा कलंकित खेल चलता है जिसके बाद वह न समाज के काबिल रहती है, न जीने की इच्छा रखती है और अंततः उसे देह मंडी तक जाना पड़ता है। तीसरा कारण मनोवैज्ञानिक है। समाज में ऐसे बहुत स्त्री पुरुष हैं जिनकी यौन इच्छा सामान्य स्तर से काफ़ी अधिक तीव्र होती है, यानी केवल स्वकीय या विवाहिता तक ही उनका यौन संबंध संतुष्ट नहीं होता है। परिणाम स्वरूप स्त्री या पुरुष दोनों ही पर पुरुष और पर स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं, उनके बीच का एक संबंध बढ़ता है और इस प्रकार या कहें कि जो पुरुष एक स्त्री से अपने घर से संतुष्ट नहीं होता है वह उस बाजार की ओर मुड़ता है जिसे हम सोनागाछी, जिसे हम दाल मंडी या जिसको हम कमाठीपुरा नाम से जानते हैं। तो ये स्थिति भी बनती है। लेकिन आज के समाज में देह व्यापार सिर्फ वेश्याओं के कोठे तक ही सीमित नहीं रह गया है, या जिसे हम देह मंडी कहते हैं, उस देह मंडी का स्वरूप आधुनिक सभ्यता और संस्कृति ने बदल दिया। अब उसके अनेक रूप सामने आ रहे हैं। हम अगर कायदे से बात करें तो देखेंगे कि अब कॉल गर्ल है, रेव पार्टी है, बार हाउस है, ब्यूटी पार्लर है, यहाँ भी देह व्यापार होता है। नाम की वेश्यावृत्ति यहाँ नहीं है। हम उन जगहों को वेश्यालय तो नहीं कहते हैं, लेकिन वहाँ भी देह व्यापार का काम होता है। प्रकारांतर से, छद्म रूप से या कहें कि संभ्रांत लोगों ने वेश्यालय या वेश्यावृत्ति शब्द को अतिक्रमित कर दिया या कहें कि उत्क्रमित कर दिया और वह इन शक्लों में आ गया है। आए दिन रेव पार्टी पर या बार हाउसेज पर या ब्यूटी पार्लर्स पर छापा पड़ते हैं और वहाँ से अवैध देह व्यापार का मामला सामने आता है, गिरफ्तारियां होती हैं। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि पूरे देश में 1170 रेड लाइट एरियाज हैं। ये रेड लाइट एरियाज करीब करीब 300 लाख का आर्थिक व्यापार इनका प्रतिदिन का होता है और कहें कि करोड़ों में इनका साप्ताहिक व्यापार होता है।
90% इसमें जो स्त्रियां होती हैं देह व्यापार में लिप्त होती हैं, वे 15 से 35 वर्ष की उम्र की होती हैं। कोलकाता का एक दक्षिण 24 परगना नामक जिला है, जिसमें एक मधुसूदन नाम का गांव है। इस गांव में देह व्यापार को गर्हित या शर्मिंदगी का विषय नहीं माना जाता है, बल्कि वहाँ के लोग मानते हैं कि यह एक जीवन शैली है और इसके प्रति उनके मन में कहीं से कोई संकोच या शर्म नाम की चीज़ नहीं होती है। संपूर्ण भारतवर्ष में 2 ऐसे महानगर हैं जहाँ पूरे देश का 30% देह व्यापार होता है। कोलकाता और मुंबई, इन दोनों स्थलों को या दोनों महानगरों को मिला दें तो पूरे देश के देह व्यापार स्थलों की या वेश्याओं की संख्या का 30% यहाँ से आता है। अकेले मुंबई में 1 लाख से अधिक सेक्स वर्कर्स हैं। अब वेश्याओं को सेक्स वर्कर भी कहा जाता है, यौन कर्मी भी कहा जाता है। और मुंबई का कमाठीपुरा इलाका जो है, वहाँ एशिया का लगभग सबसे बड़ा देह व्यापार का स्थल है, देह व्यापार की मंडी है। यहाँ पर उज्बेकिस्तान और रूस तथा अन्य विदेशों की लड़कियाँ भी इस धंधे में लिप्त होती हैं। कोलकाता का सोनागाछी का जो बाज़ार है, कहा जाता है कि वहाँ वेश्याओं की हजारों कई मंजिली कोठियाँ हैं और उन सबको देह व्यापार का लाइसेंस या अनुज्ञप्ति प्राप्त है। हमारे देश के बगल का देश बांग्लादेश देह व्यापार को वहाँ कानूनी मान्यता प्राप्त है और वहाँ का कांडापारा स्थल जो है या वह जो वेश्यालय है कांडापारा स्थल का, वह विश्व विख्यात है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त अगर हम ध्यान दें तो पाते हैं कि अनेक मानवाधिकार संस्थाएं हैं और एनजीओज हैं जो इनके कल्याण के लिए काम करती हैं, लेकिन अंदरूनी सच्चाई कुछ और है। बल्कि एक वेश्या ने अपने जीवन की जो गाथा प्रस्तुत की, अपने जीवन की जो बहुत सारे करुण पक्षों का उद्घाटन किया, उसने बताया कि इनमें से बहुत कम ही हैं जो हमारे कल्याण के लिए सोचते हैं, बल्कि वे भी हमारी कमाई का एक हिस्सा प्राप्त करते हैं और इसी पर वे फलते फूलते हैं। तो पूरे देश में अभी करीब 30 लाख वेश्याएं हैं जो इस कार्य में लगी हुई हैं और प्रति वर्ष 10% की इसमें वृद्धि होती है। कहा जाता है कि यही एक व्यापार है जिसके लिए किसी विशिष्ट योग्यता और बड़ी परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी के पास शारीरिक सौंदर्य और यौवन अगर है तो वह आसानी से इस रोजगार में लग जाता है और इस रोजगार को चलाने वाले जो नेक्सस हैं, जो दलाल हैं, उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और यही कारण है कि समाज से विविध कारणों से जो युवतियां, जो बालिकाएं, जो स्त्रियां एक बार यहाँ पहुँच जाती हैं, दोबारा उनकी वापसी का मार्ग नहीं है। यौवन काल में वे देह व्यापार करती हैं या यौन संबंध बनाती हैं और अधिक उम्र हो जाने के बाद वह इस पेशे को संचालित करती हैं, यानी इस व्यापार का एक अंग बनी ही रहती हैं। सभ्य समाज इनको कभी भी अपने पास फटकने नहीं देता, यद्यपि यह हमारे सभ्य समाज की ही उपज हैं और बार बार इसके उन्मूलन का प्रयास भी किया गया है। जानने की बात है और आश्चर्यजनक है
कि रूस और इंग्लैंड ने वेश्यावृत्ति निरोधक कानून बनाकर इसे समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली और अंततः उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और फिर इस व्यवसाय को कैसे ज़्यादा सुरक्षित और स्वास्थ्य के अनुकूल रखा जाए इसका प्रयास हुआ। भारत में भी 1860 से लेकर और 1956 तक इस पर कानून बने। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी कानून बने और भारत सरकार ने भी 1956 में वेश्या निवारण कानून बनाया, लेकिन इसमें भी सरकार को सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह है कि यह जिस आवश्यकता की पूर्ति हेतु निर्मित होता है, या कहें कि वेश्याएं जिस कारण समाज में पैदा होती हैं, वह कारण इतना बलवती और विस्तृत है कि इसे हटाया नहीं जा सकता। जब तक हर पुरुष के मन से वह काम वासना दूर नहीं हो जाती या उसकी काम पिपासा तृप्त नहीं होती, तब तक निश्चित रूप से उनका झुकाव उस ओर होता है और वे वेश्यालयों का सृजन करने में सहयोगी बनते हैं। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसके लिए गणिका शब्द, वारांगना शब्द का भी प्रयोग होता है, लेकिन हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य में जो उदाहरण हैं और जो विश्लेषण हैं, उनमें गणिका शब्द वेश्याओं के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। वेश्याएं वे होती हैं जो पैसे के लिए देह बेचती हैं, यौन संबंध बनाती हैं, लेकिन गणिकाएं कला और गुणों से युक्त होती थी। और यही कारण है कि राजाओं के दरबार में गणिकाओं का प्रवेश होता था, वे रहती थीं। वे राजकुमारियों को नृत्य, संगीत और काम कला की शिक्षा देती थी। तो निश्चित रूप से वे सामान्य वेश्याएं नहीं थीं, वे सामान्य देह व्यापार करने वाली स्त्रियां नहीं थीं, बल्कि राज दरबार में रहती थी। अम्बपाली का नाम आता है भारतीय साहित्य में। अम्बपाली या वसंत सेना नाम से हम जिस परम रूपवती और द्वितीय नारी का नाम सुनते हैं, वह नारी भी वारांगना थी। कहा जाता है कि वृज जनपद में या वृज संघ ने अम्बपाली को अपना नगर वधु नियुक्त किया था। नगर वधु वह होती थी जो संपूर्ण नगर वासियों के नृत्य, संगीत और कलात्मक पिपासा की पूर्ति करती थी। वे किसी एक की नहीं होती थी, वे राज नर्तकी के पद पर होती थी। तो राज नर्तकी सामान्य तौर पर देह व्यापार नहीं करती, इसीलिए गणिका उनको कहा जाता था जिनमें नृत्य, संगीत, कला इत्यादि की परख होती थी। वे कुशाग्र बुद्धि भी होती थी, लेकिन वेश्याओं के लिए सिर्फ युवा शरीर और सौंदर्य यही दो महत्वपूर्ण होता है और वे देह व्यापार करती हैं। तो इस प्रकार यह विमर्श जो है एक प्रकार से भारतीय समाज ही नहीं बल्कि विश्व समाज के लिए एक महत्वपूर्ण विमर्श है। पूरे विश्व में यह रोग है, यह प्रदूषण है, या कहें कि यह उस पुरुषवादी समाज का कृष्ण पक्ष है जिसने इस पेशे को जन्म दिया। अगर वेश्यालय नहीं होते, अगर वेश्याएं नहीं होती, तो सामाजिक व्यभिचार और अधिक हो सकते थे। मुझे लगता है या ऐसा सोचा जाता है कि शासकों ने, समाज सुधारकों ने हर बार इस बात को महसूस किया है कि ये मानव समाज की एक बहुत बड़ी महती अनिवार्यता या आकांक्षा की पूर्ति के स्थल भी हैं। इस कारण इनका पूरी तरह से उन्मूलन संभव नहीं है
और अगर इनका उन्मूलन हो तो फिर इनके लिए समाज में विकल्प क्या बनता है, जब सामान्य समाज उसे अंगीकार नहीं कर सकता। उनके बच्चों की शादी विवाह सभ्य समाज में नहीं हो सकता, या उन वेश्याओं को अपने परिवार का सदस्य बनाने या अपने योग्य वधू के रूप में स्वीकारने को कोई तैयार नहीं हो सकता, तो फिर वे आखिर जाएंगी कहाँ। और इतनी बड़ी जनसंख्या सरकार के लिए एक समस्या बनेगी। यही कारण है कि यह एक अनिवार्य बुराई या प्रदूषण होते हुए भी समाज में चला आ रहा है। उम्मीद यह जरूर की जाएगी कि सभ्य समाज उन बातों पर, उन भावनाओं पर नियंत्रण रखे जिसके कारण हमारे ही परिवार का एक व्यक्ति भटककर उस स्थल तक पहुंच जाता है जहां से वापसी का रास्ता नहीं होता है। क्षितिज ने एक ऐसे गंभीर विषय को अपना विषय बनाया है। निश्चित रूप से उसने इस कृष्ण पक्ष पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। एक बात ध्यातव्य है कि बदले हुए समय, समाज और सभ्यता की दौड़ में बहुत तेरे शब्दों के अर्थ, संदर्भ और अभिप्राय बदल जाते हैं। आज वेश्या शब्द ने अपना अर्थ विस्तार ही नहीं, संदर्भ विस्तार भी कर लिया है। अब सिर्फ स्त्रियां ही वेश्याएं नहीं होती, बल्कि अब इस समाज ने पुरुष वेश्याओं की भी सृष्टि कर दी है। और यही कारण है कि महानगरों में जो संपन्न स्त्रियां हैं, जो विलासी स्त्रियां हैं, वे अपनी इच्छानुसार पुरुषों की भी, युवाओं की भी खरीद फरोख्त करती हैं। अब वेश्यालय सिर्फ उन जगहों तक ही नहीं सीमित रहे हैं जिन्हें हम वर्जित स्थल मानते हैं, बल्कि अब कॉल गर्ल भी अस्तित्व में आ गया है, जो हमारी इच्छाओं, आकांक्षाओं और चाहनाओं पर उपलब्ध होती हैं। अब रेव पार्टी, किटी पार्टी, बार हाउसेस, सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स और यहाँ तक कि बड़े बड़े संभ्रांत व्यक्ति और अधिकारियों के घर भी चकला घर के रूप में या वेश्यालय के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, जहाँ समय समय पर छापे पड़ते हैं और लोग पकड़े जाते हैं। तो समझा जा सकता है कि यह शब्द आज कितना अपना अर्थ विस्तार प्राप्त कर चुका है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जिन वेश्याओं को हम समाज का सर्वाधिक गर्हित और अधम अस्तित्व मानते हैं, कहा जाता है कि जब दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है तो उसमें वेश्यालयों की मिट्टी अनिवार्य होती है। वेश्यालयों की मिट्टी के बगैर दुर्गा की प्रतिमा की मिट्टी पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो निश्चित रूप से क्षितिज ने जो यह विमर्श आमंत्रित किया है, वह अपने समय और समाज को आईना दिखाने के लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो रहा है। और ऐसे में मैं क्षितिज सहित अपने तमाम साहित्यकार मित्रों का धन्यवाद भी करता हूँ। उन्हें इस विमर्श में सम्मिलित होने के लिए उनका अभिवादन भी करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।